ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो ये सीखा था कि 2D के नॉर्मल कॉन्सेप्ट को हम 3D में किस तरह से चेंज करते हैं। साथ ही साथ हमने प्लेन्स के बारे में सीखा था कि प्लेन क्या होता है और प्लेन में और कोऑर्डिनेट एक्सिस के लाइन में, यानी प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस के लाइन को हम लोग निर्देशांक अक्ष कहते हैं। प्लेन में और कोऑर्डिनेट एक्सिस के लाइन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास जो है बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था उसी के ऊपर एक छोटा सा रिवीजन की क्लास है। रिवीजन की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कल की क्लास में जो हमने सीखा था, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने सीखा था, एक बार छोटा सा उसका रिकैप में ये हम बात कर रहे हैं 3D की। 3D में मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है और यहां पर हमारा ओरिजिन है। अब इस समय मैं अगर इस ओरिजिन पर खड़ा हूं और इस ओरिजिन पर खड़े होकर मेरे मन में आया कि मैं x के डायरेक्शन में, x अक्ष की दिशा में कुछ दूरी चलूं, तो यहां से मैं जब चलूंगा, चलते हुए मैं यहां तक पहुंचा। अब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होगा ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चला गया है। अब सोचिए, ये अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का जब मैं निर्देशांक लिखूंगा, इस पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो कोऑर्डिनेट में केवल किसकी वैल्यू आएगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू और z की वैल्यू जीरो होगी। y की वैल्यू और z की वैल्यू जीरो होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम y पर लगाकर देखें कि मान लीजिए कि मैं y पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो y पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक को जब मैं लिखूंगा, y पर लिए हुए किसी भी पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू रहेगा, x और z की वैल्यू वहां पर जीरो रहती है। ठीक वैसे ही z एक्सिस, पूरे के पूरे z एक्सिस पर मैं कहीं पर भी चला जाऊं, वहां पर जो भी मैं पॉइंट लूंगा उस पॉइंट में सिर्फ z का वैल्यू रहेगा, x और y का कोऑर्डिनेट वहां पर जीरो रहता है। ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस में आप गलत कर जाएंगे। पहला चीज कि एक्सिस पर, अक्ष पर हम किस अक्ष की बात कर रहे हैं इसे आप ध्यान से समझिए। और अगर हम एक्सिस, चाहे x एक्सिस हो, y एक्सिस हो या z एक्सिस हो, हम अगर किसी भी एक्सिस की बात करते हैं तो उस पर अगर हम कोई पॉइंट लें, अगर हम किसी भी निर्देशांक अक्ष की बात करें और उस निर्देशांक अक्ष पर स्थित हम कोई बिंदु लें, तो उस बिंदु में जो निर्देशांक होगा वो किसका होगा, उस निर्देशांक में मान किसका रहेगा, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया हमारा लाइन के बारे में। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि हम ओरिजिन पर खड़े हैं और ओरिजिन पर खड़े होकर हम x के डायरेक्शन में गए। मान लीजिए कि ये दूरी जो है x चल गए, ये दूरी, या चलिए इस दूरी को हमने x1 कहा कि ये दूरी यहां से लेकर यहां तक हम कितना चले, x1 चले। अब यहां से मेरा मन किया कि मैं y के डायरेक्शन में चलूं, तो यहां से अगर y के डायरेक्शन में चलना हो तो y तो है सीधे ऊपर की तरफ, तो यहां से मैं ठीक ऊपर की तरफ जाऊंगा। अब यहां से ऊपर की तरफ पहुंचूंगा मैं यहां पर, तो जब मैं यहां पर पहुंच चुका हूं तो यहां पर y वाला दूरी भी कुछ चला हूं, कुछ दूरी जो है मैंने y के डायरेक्शन में भी तय की है। अब जिस बिंदु पर मैं पहुंचा हूं, जिस पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं, अभी तक के इस सफर में मैंने केवल x की दूरी तय की है, फिर y की दूरी तय की है। यानी इस पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, इस बिंदु का जब मैं निर्देशांक लिखूंगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू रहेगी।
x और y की वैल्यू रहेगी, यहां पर z की वैल्यू नहीं रहेगी, z की वैल्यू 0 होगी। क्यों z की वैल्यू 0 होगी? क्योंकि जो दूरी तय की गई है अभी तक के सफर में, उसमें हमने केवल x के डायरेक्शन में दूरी तय की है, फिर y के डायरेक्शन में दूरी तय की है। यहां पर आप एक चीज को आप ध्यान से यहीं पर समझिएगा। हमने बात किया कि जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट में सिर्फ हमारा x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू रहेगा, z की वैल्यू जो है यहां पर 0 रहेगी। मन में सवाल आया था क्यों z की वैल्यू 0 रहेगी? तो z की वैल्यू 0 यहां पर इसलिए रहेगी क्योंकि हम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए केवल x और y का डायरेक्शन में कुछ दूरी तय किए थे। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका प्लेन का, समतल का। समतल में क्या था? समतल में हम लोगों ने बात किया था हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं, 3 समतल होते हैं। पहला XY प्लेन, दूसरा YZ प्लेन और तीसरा XZ प्लेन। अब यहां पर अगर मैं इसको दोबारा से आपको दिखाऊं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, तो ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग जो है हमारा XY प्लेन कहलाता है। ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा हमारा XY समतल कहलाता है। अगर हम इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से की, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा XZ प्लेन कहलाएगा। XZ समतल ये नीचे वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा इधर वाला दिख रहा है ये हमारा YZ प्लेन कहलाता है। अब आइए यहां पर देखिए, हमने बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये XY समतल है, XY प्लेन है। ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस समय XY प्लेन पर है कि नहीं है? हमारा ये पॉइंट XY प्लेन पर है। अगर ये पॉइंट XY प्लेन पर है तो जब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, इस पॉइंट के निर्देशांक की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने एक बात बताई थी कि इसमें z की वैल्यू नहीं रहती है, z की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि हमने z की डायरेक्शन में कोई दूरी अभी तक नहीं चली है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, यहाँ से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि XY समतल में, XY प्लेन में अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट में z का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। XY समतल में मैं अगर कोई भी बिंदु ले लेता हूं तो उस बिंदु का z निर्देशांक 0 होता है, जो भी मान रहेगा वो x और y का होगा। अब समझिएगा, हमने समतल कौन सा लिया? XY। तो XY प्लेन में वैल्यू जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ x और y का रहेगा, और इसमें z की वैल्यू जो है 0 रहेगी। अब ठीक इसी तरह अगर आप YZ प्लेन की बात करें, यहां से समझिएगा, अगर हमने XY प्लेन की बात की थी तो XY प्लेन में वैल्यू XY का मिला था, z 0 था। अगर मैं YZ प्लेन की बात करूं तो YZ प्लेन में वैल्यू, मान किसका मिलेगा? मान आपको मिलेगा, वैल्यू आपको मिलेगा y का और z का, और इसमें x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। यानी अगर हम किसी भी ऐसे पॉइंट की बात करें जो हमारा YZ प्लेन में है, तो उस पॉइंट के जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो उस कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू 0 होगी, जो भी वैल्यू आएगा वो y का और z का रहेगा। ठीक, अगर XZ प्लेन की बात की जाए तो इसमें जो आपको वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू x का मिलेगा और z का मिलेगा, और इसमें y वाला पार्ट जो है वो 0 रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। माइंड से अगर ये स्लिप कर जाएगा तो हमारे पूरा चैप्टर जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे अक्सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। और साथ ही साथ जब हम इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके बाद वाला
लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर है, तो पूरा चैप्टर आप बहुत ही आसानी से बना के लेके चले जाओगे। और अगर उसके कॉन्सेप्ट में आपको गड़बड़ हुआ, वहाँ पर जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो उस टॉपिक में अगर आपने गड़बड़ किया तो पूरा चैप्टर जो है आपके सर से ऊपर से निकल जाएगा। यानी इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये एक्सिस और दूसरा एक्स जेड, मतलब किसी भी एक एक्सिस के बारे में समझना और किसी भी प्लेन के बारे में समझना, ये पहला चीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस इन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, दिक को ज्याएं और दिक अनुपात हिंदी में से कहा जाता है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दिक को ज्याएं और दिक अनुपात, ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ये पूरा चैप्टर जो है बहुत आराम से, बहुत 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 आराम से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके चले जाओगे। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा चैप्टर आपके सर के ऊपर से निकलेगा और ऐसा निकलेगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बुक में क्वेश्चंस को देखकर रट लेना अलग चीज़ होता है, समझना अलग चीज़ होता है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ था बुक में, तो हमने भी देख के बना दिया, ये कॉन्सेप्ट अलग है। देखकर बनाना अलग चीज़ होता है, क्वेश्चन को फील करना कि हाँ क्वेश्चन में है क्या, पूछा क्या गया, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे, ये अपने आप में एक अलग फीलिंग आती है। चलिए, एक बात और करनी थी यहाँ पर। यहाँ तक के पॉइंट में हम x वाला डिस्टेंस तय कर चुके थे, y का भी डिस्टेंस तय कर चुके थे। सोचिए जिस पॉइंट पर हम इस समय पहुंचे हैं, यहाँ के पॉइंट में जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो उस कोऑर्डिनेट्स में केवल x का और y का वैल्यू आएगा, z का वैल्यू 0 रहेगा। अब यहाँ से मेरा मन किया कि मैं z के डायरेक्शन में भी चलूँ, z के डायरेक्शन में मैं कुछ दूरी तय करूँ। तो z के डायरेक्शन में दूरी तय करने के लिए आप समझिए, ये बोर्ड जो है ये हमारा 2D है और इस 2D फिगर में 3D को एज्यूम करना, 3D को देखना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, लेकिन समझने में जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसे समझ गए तब बहुत आसानी से आप मेरी बात को समझ पाएंगे। आप समझिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको समझ में आता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जेड एक्सिस जो आपको यहाँ दिख रहा है, दरअसल वो यहाँ नहीं है, वो इस बोर्ड से बाहर की तरफ है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ है। अगर आप देखें, जस्ट आप इसको इस तरह से समझिए, अगर मैं यहाँ पर से एक लाइन ऐसे खींच दूँ, एकदम स्ट्रेट अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ, तो ये है हमारा जेड एक्सिस। हमारा जेड अक्ष जो है वो ये है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब आइए, यहां पर ओरिजिन पर हम सबसे पहले खड़े थे, ओरिजिन पर खड़े होकर हम जो है पहले एक्स के डायरेक्शन में चले, यहां पहुंचे, यहां के बाद हम वाई के डायरेक्शन में चले, यहां पहुंचे। अब यहां से अगर हम जेड के डायरेक्शन में चलना चाहें तो जेड जो है वो तो हमारा ये है। तो आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहां से जेड के डायरेक्शन में चलने के लिए मुझे यहां बोर्ड से बाहर की तरफ आना पड़ेगा, बोर्ड से बाहर की तरफ आना पड़ेगा। अब बोर्ड से बाहर की तरफ जब चलूंगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से चलना होगा। मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट पर पहुंचा हूं, यहां पर मैं पहुंच चुका हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है, जो यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर के पॉइंट में x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट यहां पर ये तीनों होंगे। ठीक, अब इस फिगर में आप हमेशा इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वही पॉइंट है जो अभी आपने यहां पर देखा था। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो आप जिस पॉइंट को आपने अभी महसूस किया, ये पॉइंट और कुछ नहीं, ये वाला हमारा पॉइंट है जो कि बाहर में है। इसलिए हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट में x, y और z तीनों को इंक्लूड किया था, और आगे भी हमें इस
इस फिगर को तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके दिलो दिमाग में ये फिगर एकदम अच्छे से बसा हुआ रहना चाहिए। इसका एक एक चीज मतलब आपको एकदम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 173 फ्रॉम वाई एक्सिस, और सेकंड में बोला है एक्स जेड प्लेन। हिंदी में ये क्या है, एक बिंदु P है, इस बिंदु P का हमें निर्देशांक दिया हुआ है 173। अब पूछ रहा है बिंदु P 173 जो कि उसके निर्देशांक है, उस बिंदु की लंबवत दूरी, बिंदु P 173 की लंबवत दूरी वाई एक्सिस से कितनी होगी और एक्स जेड समतल से कितनी दूरी होगी, ये हमें बताना है। अब समझिए, ये पॉइंट P को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक्स वाई और जेड तीनों दिख रहे हैं। अगर एक्स वाई जेड तीनों दिख रहे हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं ये पॉइंट P और कुछ नहीं यही वाला पॉइंट होगा? ये अगर पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या बोर्ड के बाहर आपको नहीं दिख रहा? ये पॉइंट महसूस करिए बोर्ड के बाहर है। अब हमें इस पॉइंट का दूरी निकालना है वाई एक्सिस से। हमें दूरी कहां से निकालना है? वाई एक्सिस से। अब समझिए, वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है, वाई एक्सिस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट में वैल्यू किसका रहेगा? वाई अक्ष पर मैं अगर कोई भी बिंदु ले लूं तो उसमें मान सिर्फ और सिर्फ y का रहेगा, x और z वाला पार्ट तो 0 रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया था, यहां से मान लीजिए मैं 2 सेंटीमीटर x के डायरेक्शन में चला, यहां से अगर मैं 2 सेंटीमीटर x के डायरेक्शन में चला तो मैं यहां पहुंचा, x का पार्ट यहां पर 2 हो गया। यहां से y के डायरेक्शन में मैं 3 सेंटीमीटर चला तो मैं यहां पहुंचा, और यहां से z के डायरेक्शन में मैं अगर 4 सेंटीमीटर चलूं तब मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा। अब जिस पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं, इस पॉइंट में x का कितना दूरी मैंने तय किया? 2, y का कितना दूरी तय किया? 3, और z का कितना दूरी तय किया? 4। तो जिस पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं उसका कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा तो 2, 3, 4 आएगा। मतलब 3D में अगर कोई भी पॉइंट इस तरह से लिखा गया हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जो है x पर इतना दूरी गया है, y पर इतना दूरी गया है और z पर इतना दूरी गया है। ठीक, अब इस पॉइंट को देखकर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये वाला पॉइंट जो है ये x पर कितना डिस्टेंस चला था, तो x पर ये डिस्टेंस चला है 2 यूनिट का। अगर कोई पूछे कि ये पॉइंट देखकर बताइए कि z पर कितना दूरी चला है ये, तो z एक्सिस के डायरेक्शन में, z एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस जो तय किया है इसने, ये 4 यूनिट का है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कल के डेट में अगर किसी ने बोल दिया -2, 3 और -4 तो इसमें दूरी कितना होगा? x का दूरी 2 यूनिट्स ही है, 2 सेंटीमीटर ही दूरी है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। 2D में आपने देखा होगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ पर x होता है, ये y होता है, इसे हम x डैश कहते हैं, इसे हम y डैश कहते हैं। ये वाला x प्लस में रहता है, ये वाला x माइनस में होता है। तो माइनस का 2 मतलब ओरिजिन से, पहली बार में जब प्लस का 2 लिया गया था तो ओरिजिन से हम राइट हैंड साइड में गए थे क्योंकि प्लस के डायरेक्शन में जाना था। अब माइनस के डायरेक्शन में है तो ओरिजिन से माइनस के डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन 2 सेंटीमीटर ही दूरी रहेगा। दूरी 2 ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। y के डायरेक्शन में दूरी जो है 3 है, लेकिन z के डायरेक्शन में -4 है। आप समझिएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट 2, 3 और 4 के समय जब हमने बात किया था तो हमने ये बात किया था x का डिस्टेंस 2 है, y का 3 है और z का 4 है। मतलब जो पॉइंट आपको बोर्ड पर अभी दिख रहा है, इस पॉइंट से ये वाला दूरी, यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं तो ये वाला दूरी 4 सेंटीमीटर है।
तो अब -4 का मतलब क्या होगा, जो ये आप अगर इस स्टिक को, इस लकड़ी को बोर्ड से इधर की तरफ निकला हुआ देख पा रहे हैं, तो जस्ट समझिए इस पॉइंट से अंदर की तरफ ये 4 सेंटीमीटर गया होगा। अगर यहाँ से इधर मैं प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ से बोर्ड के अंदर के साइड में जब जाऊँगा तो वो माइनस होगा। जिधर हमारा x प्लस का है जस्ट उसके अपोजिट वाला x माइनस का है, जिधर हमारा y प्लस का है जस्ट उसके अपोजिट वाला y माइनस का होता है। तो यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ अगर z हमारा प्लस में है तो यहाँ से अंदर की तरफ z हमारा माइनस में होगा। तो किसी भी पॉइंट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट पर डिस्टेंस कितना है, y पर कितना है और z पर कितना है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो हमारा गिवन पॉइंट है, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, द गिवन पॉइंट P173, दिया गया बिंदु P 173 है। अब सोचिए हमें इस पॉइंट P का y एक्सिस से दूरी निकालना है। y एक्सिस जो होगा ऐसा होगा, यह हमारा y एक्सिस है। ये पॉइंट P जो है मान लीजिए यहां पर है, देखने के लिए आपको बोर्ड पर दिख रहा है लेकिन समझिएगा बोर्ड से बाहर है ये, क्योंकि x y z तीनों हैं। अब हमको इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी निकालना है। तो इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी निकालने के लिए y एक्सिस पर भी एक पॉइंट होना चाहिए। दूरी जो होगा निकाला जब जाएगा तो दूरी के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर y एक्सिस पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। सोचिए y पर जिस पॉइंट से हमें इसका दूरी निकालना है, उस पॉइंट से जब हमने एक परपेंडिकुलर, एक लंब y एक्सिस पर डाला तो वो y को जाकर कहीं ना कहीं पर काटेगा। अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सोचिए आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x और z का क्या कुछ होता है क्या? x और z का मान कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो x का पार्ट 0, y का पार्ट कितना? y के पार्ट के बारे में सोचिए तो y का पार्ट आपको पता चलेगा 7 है। आप सोचिए 7 क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम ये पता करते हैं कि वो x का कितना डायरेक्शन तय किया है, y का कितना डायरेक्शन तय किया है और z का कितना डायरेक्शन तय किया है। तो y में इसका 7 है और z वाला पार्ट 0 है। जिस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट अगर P है और इस पॉइंट P से हम इसका y एक्सिस का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, तो जो ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, 7 और 0। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है 173 और एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 7, 0। अब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों बिंदुओं के बीच को दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हम निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए कि ये पॉइंट को, जो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर Q है, मतलब इसका नाम अगर Q दे दूं मैं, तब डिस्टेंस फॉर्मूला में निकालूंगा PQ का। 3D में डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने देखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हमारा PQ इज इक्वल टू 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 7 तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0 ही हो गया, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 1 10, यानी PQ जो है हमारा रूट अंडर 10 आया। यानी y एक्सिस से इस पॉइंट P का जो दूरी निकला वो हमारा रूट अंडर 10 निकला। अब जरा इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, अगर ये y एक्सिस की जगह x एक्सिस कर देता तो क्वेश्चन पूछने वाला अगर यहां पर यही पॉइंट का x एक्सिस से दूरी पूछता तब क्या करते? तब x पर एक पॉइंट लेते। x पर अगर पॉइंट है तो इसमें केवल x का वैल्यू रहेगा, y और z 0 होगा। तब कोऑर्डिनेट कैसे लिखते?
100 100 क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है उसमें x का पार्ट 1 ही है, y और z तो 0 है। अब दो पॉइंट आपको पता चल गया, दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। कल के डेट में अगर इसी क्वेश्चन में हमारा z एक्सिस लिखा रहता तो z एक्सिस में केवल z का वैल्यू रहता, x और y 0 हो जाता। तो ये बात हो गई हमारा इस पॉइंट का किसी एक एक्सिस से, किसी एक अक्ष से। अब हम बात करते हैं किसी प्लेन से। किसी प्लेन से जब हम बात करते हैं तो प्लेन में ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में z का वैल्यू 0 होता है, हमने चर्चा किया था। हमें एक्स जेड प्लेन चाहिए, तो एक्स जेड प्लेन में z की वैल्यू, हमें एक्स जेड प्लेन चाहिए ये। अगर हमें एक्स जेड प्लेन चाहिए तो एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू 0 होगी। अब आइए यहां पर आप इसे समझने का प्रयास करिए। ये एक्स जेड प्लेन जो है हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट इस समय एक्स जेड प्लेन पर है। अगर ये पॉइंट इस समय एक्स जेड प्लेन पर है तो इसका जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, इसका जब मैं निर्देशांक लिखूंगा तो उस निर्देशांक में सिर्फ x का मान होगा और z का मान होगा, y का पार्ट 0 होगा। अब आइए हमारा पॉइंट क्या था? पॉइंट हमारा 1, 7 और 3 था। 1, 7, 3 में अगर ये एक्स जेड प्लेन पर है तो यहाँ पर ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये 3 होगा। सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि किसी भी पॉइंट को देखकर हम ये बताते हैं कि वो x का कितना डिस्टेंस चला है, y का कितना डिस्टेंस चला है और z का कितना डिस्टेंस चला है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट जो होगा इसका 1 और 3 होगा, मतलब y का पार्ट इसमें 0 होगा। अब फिर से इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। पहली बार में जब हम समझ रहे थे तो सबसे पहले ओरिजिन पर खड़े थे, हम सबसे पहले मूल बिंदु पर खड़े हैं। मूल बिंदु पर खड़े होकर हमारा मन किया कि हम x के डायरेक्शन में 1 चलें, x के डायरेक्शन में हम 1 चलें। तो यहाँ से हम खड़े होकर x के डायरेक्शन में 1 चले गए, 1 सेंटीमीटर का दूरी तय करके हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर जाने के बाद मेरे मन में आया कि नहीं, अब मैं y के डायरेक्शन में ना जाकर पहले z में चला जाता हूँ। मुझे y में अभी नहीं जाना, बाद में जाऊँगा, पहले मैं z में जाता हूँ। तब इस पॉइंट से मैं z की तरफ चला जाऊँगा। इस पॉइंट से जब मैं z की तरफ जाऊंगा तो z किधर है? z किधर है? ये है आपका z एक्सिस है। ये अगर आपका z एक्सिस है तो यहां से मैं सीधे z की तरफ आ रहा हूं है। सोचिए y किधर है? y जो है वो तो इसके ऊपर है। आप अपने घर में जिस फर्श पर आप खड़े हैं या जिस फर्श पर आप बैठे हैं उस फर्श के कॉर्नर को देखिए। कॉर्नर में आपको ऐसी 3 लाइनें दिखेंगी। जिस सतह पर आप बैठे हैं वहां से जो लाइन ऊपर की तरफ गई है वो है हमारा y एक्सिस, नीचे में आपका x और z है। अब सोचिए, आप ओरिजिन पर खड़े होकर पहले x की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चले गए, अब आपका मन किया y में बाद में जाएंगे भाई, पहले हम z में चले जाते हैं। तो z में जाने के लिए आप इस पॉइंट से इधर की तरफ आइएगा। अब आप यहाँ पर जो पहुँचे हैं तो यहाँ पर क्या आपने y वाले डायरेक्शन में कोई दूरी तय की? यहाँ से तो ऊपर आप उठे ही नहीं, तो y का पार्ट तो 0 होगा। पार्ट किसका आएगा? केवल x का आएगा और z का आएगा। सेम सिनारियो आप यहाँ पर है। अगर हमारा एक्स जेड प्लेन है तो एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू हमारी 0 होगी। हमारा पॉइंट अगर 173 है तो यही पॉइंट पहले x का 1 चला होगा। x का 1 चल के बाद अगर इस पॉइंट ने सोचा होगा भाई मैं y में नहीं जाऊंगा, मैं z में जाऊंगा, तो x का 1 डिस्टेंस चलने के बाद ये z का 3 डिस्टेंस इधर आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट जब लिखाएगा तो 103 लिखाएगा, y वाला पार्ट 0 है। और हमें निकालना क्या है?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लंबवत दूरी निकालनी है किसका, इस बिंदु का एक्स जेड प्लेन से। तो एक्स जेड प्लेन पर जो पॉइंट होगा वो होगा 103 और आपका एक पॉइंट P173 है। इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिए। इस समय इसका नाम आप Q दे दीजिए। अब एक पॉइंट P173 पता है, एक पॉइंट Q103 पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिएगा, दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर PQ जो निकलेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ इज इक्वल टू रूट अंडर ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 भी 0, 7 माइनस 0 ये 7 का होल स्क्वायर। तो PQ जो है यहाँ से 7 निकल जाएगा। यानी ये पॉइंट P173 जो है, ये बिंदु P173 जो है वो एक्स जेड प्लेन से 7 इकाई की दूरी पर है, 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है। इस तरह से आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ।